हेलो पीपल। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग इसका बेस ही बना रहे थे, काइंड ऑफ लिमिट्स, कंटिन्यूटी और ये सब जो है, ये सब हम सही है। मतलब ये जो हम पढ़ रहे थे, ये अभी तक हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पे बात नहीं करी थी, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। और उस पर बात हम डायरेक्टली शुरू नहीं करेंगे, उस पर हम बात करेंगे धीरे धीरे, कहाँ से कहानी बढ़ रही है धीरे धीरे। और एग्जाम्पल से सीधे सीधे मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इस टेबल को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ टॉफीज हैं। तुम एक दुकान पे जाते हो, तुम टॉफी मांगते हो उससे, तो अगर तुम 4 टॉफी लेते हो तो तुम्हें 2 रुपये देने हैं। अगर तुम 16 टॉफी मांगते हो तो 8 रुपये, 74 टॉफीज तो 37 रुपीज़ देने हैं। 115 अगर तुम टॉफी खाओगे तो 57.5 रुपीज़। 120 टॉफी 60 रुपये की। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। आओ इनका रेशियो लेते हैं। ठीक है, इसका रेशियो लेते हैं। तो 4/2, 16/8, 74/37, मैंने इसका रेशियो ले लिया। और इन सबका रेशियो यू कैन क्लियरली सी कि ये आपका 2 आएगा, है ना। ये आपका जो रेशियो है, ये आपका क्लियरली 2 आएगा। ठीक है, यानी कि रेशियो आपका सेम आ गया है। देखा जाए तो रेशियो हमारा सेम आ गया, एंड दैट इज 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ टॉफीज हैं, नंबर देखो भाई, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर है नंबर ऑफ टॉफीज और नीचे क्या है? प्राइस। तो नंबर ऑफ टॉफी जो है वो 2 टाइम्स है प्राइस ऑफ टॉफी के। पर दुनिया भाई साहब पैसों पे चलती है। ठीक है, तो हम पैसों के बेसिस पे ज़्यादा सही रहेगा निकालना। तो मैं ऐसे निकाल रहा हूँ कि प्राइस ऑफ टॉफी जो है वो हाफ है नंबर ऑफ टॉफीज के। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? इससे हम क्या सीखे कि P इक्वल्स टू 1/2n। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूँगा कि 20 टॉफी खानी, मतलब मेरे को 20 टॉफी चाहिए, सॉरी 20 टॉफीज मेरे को चाहिए, तो इसका आधा कर दो, यानी कि 10 रुपये हो जाएंगे, तो मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मेरे को 35 टॉफीज चाहिए, तो इसका आधा यानी कि 7.5 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल सा रिलेशन जो कि हमने इस टेबल को देख करके ऑब्जर्व किया। कोई भी एक बेसिक मैथमेटिशियन होगा, इतना तो वो पहुंच ही जाएगा, इतनी बेसिक का एनालिसिस तो वो कर ही लेगा। ठीक है, मतलब मैथमेटिशियन लेवल पे जाने की जरूरत भी नहीं है, बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, नाउ दिस हैपन बिकॉज द रेशियो वाज सेम फॉर एनी वैल्यू टेक। ठीक है, सीधी सी बात है कि ये हुआ क्यों, ऐसा रिलेशन आया क्यों, तेरे पास ऐसा रिलेशन आ ही कैसे पाया? ये रिलेशन इसलिए आ पाया क्योंकि हर बार ऐसे ही हो रहा था। मतलब सोच के देखो, अगर 16 और यहाँ पर 8 की जगह पे लेटर से यहाँ पर 10 होता, यानी कि 16 टॉफीज की तो हमें 10 रुपये देने पड़ते। तो अब इस रेशियो का क्या आंसर आता? भाई यहाँ पे 16/10 हो जाता, और 16/10 कितना होता है? 1.6। तो ये तो 2 के बराबर नहीं आया, राइट। तो इसमें कुछ तो ऐसा स्पेशल हो रहा था कि सब कुछ, सारे के सारे रेशियो जो है वो 2 के बराबर आए, राइट। तो ये ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया, ये रिलेशन वैलिड हमेशा है। और इसी वजह से वैलिड है क्योंकि हमेशा जो रेशियो है वो सेम है। ठीक है, अगर रेशियो बदलेगा तो काम तमाम है, राइट। सो इसको हम जनरली डिफाइन करते हैं। जनरली हमने कैसे डिफाइन किया है कि अगर एक कोई क्वांटिटी है ए, इफ ए इज अ क्वांटिटी, और एक अदर कोई क्वांटिटी है बी। ठीक है, दो क्वांटिटीज है हमारे पास, ए और बी। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। अगर मैं ए को छेड़ूंगा तो बी भी छिड़ेगी। मतलब अगर मैं ए को लेटर से बढ़ा देता हूँ तो बी हो सकता है बढ़ जाए, कम हो जाए। सिमिलरली अगर ए को मैं कम कर देता हूँ तो हो सकता है बी जो है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस दोनों में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट से मैं इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कंसिडर कर रहा हूँ। लेटेस्ट से मैंने ए की एक वैल्यू कंसिडर करी A1, और उसके कोरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू है B1। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट अगर मेरा ए हो जाए नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक है, और बी हो जाए लेटेस्ट से प्राइस ऑफ टॉफीज। तो अगर A1 की वैल्यू है 16, यानी कि मेरे पास कितनी टॉफीज है? 16। तो उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस कितना होगा? तो इसका आधा यानी कि 8 रुपये होगा। तो 16/8, राइट। तो इस तरीके से मैं अलग अलग वैल्यूज कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ टॉफीज चेंज होंगी उस तरीके से नंबर आपका प्राइस भी चेंज होगा। सिमिलरली यहाँ पर ए और बी क्वांटिटीज जो हैं ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो A1 B1 A2 ये सब आपके एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर मैं इनका रेशियो लूँ, A1/B1, A2/B2, A3/B3 एंड सो ऑन, चाहे मैं कितनी क्वांटिटीज ले लूँ, ये मैंने यहाँ पे n ले ली है पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो है ये बराबर आएंगी, और लेटस से अज्यूम कि ये बराबर आ जाएगी m के। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बिल्कुल ऊपर वाला सिनेरियो को मैंने जनरलाइज कर दिया है ना। ये क्या है भाई? ये A1/B1, A2/B2, A3/B3, है ना, उस तरीके से लिखा हुआ है, और ये बराबर आ गई है 2 के। तो इसी को हमने m बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सी कि ये जो 2 है, बल्कि अगर मतलब अगर मैं इसको थोड़ा घुमा के ले दूंगा, बल्कि घुमाने की जरूरत भी नहीं है, तुम यहीं से देख सकते हो। ये जो चीज़ है, ये जो 2 है ये यहाँ पे आ गया है, अगर तुम देख पाओ तो भाई 4/2, 4 क्या था? नंबर ऑफ टॉफीज, और नीचे क्या लिखा हुआ है? प्राइस। तो बेसिकली n/p जो था वो 2 के बराबर था। तो n किसके बराबर हो जाएगा? 2 × p के, यानी कि नंबर ऑफ टॉफीज जो है वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स प्राइस के, यानी कि p जो है वो बराबर हो जाएगा n/2 के। तो ये जो 2 है ये इस m के बराबर है, राइट। तो इसको हम जनरली यहाँ पर हमने ऐसे लिख रखा है कि अगर कभी भी ऐसा हो रहा होगा कि जनरल केस में ए और बी डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पे, और ऐसा रेशियो मैं देख पा रहा हूँ और ये रेशियो बराबर आ रहा है m के, तो ए और बी में हमेशा लीनियर रिलेशन होगा, यानी कि ए जो होगा वो m × b, इस टाइप का रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि A/B जो होगा वो m के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने बात यहाँ पर लिख दी है, बकायदा पूरी थ्योरम है ये मैथ्स में।
ठीक है, कि बेसिकली कभी भी अगर ऐसा होगा कि इनका जो रिलेशन है वो कांस्टेंट आ रहा है तो लीनियर रिलेशन हमें देखने को मिलेगी। और ये कॉमन सेंस यहीं से समझ में आ रहा है ना भाई, A1 इक्वल्स टू MB1, A2 किसके बराबर आ गया, MB2, A3 किसके बराबर आ जाएगा, MB3। तो इसको जनरलाइज करते हुए मैं कैसे बोलूंगा कि A की कोई भी क्वांटिटी हो, B की कोई भी क्वांटिटी हो, B को बस M से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं A मिल जाएगा। यही तो जनरलाइज हो रहा है। तो ये कोई, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो कॉमन सेंस से निकल के आ रहा है यहाँ से, मतलब डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ से, राइट। सो इन जनरल हमेशा ए और बी में अगर लीनियर रिलेशनशिप होगा तो उनकी तुम कोई भी दो क्वांटिटीज ले लो, उनका रेशियो हमेशा जो है भाई साहब, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो, ये नहीं कि मैं A1/B2 निकाल के बैठ जाऊँ, ठीक है, हो सकता है वो बी ना है ना। ये आई होप सो तुम्हें बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हर बार रेशियो सेम आएगा ऐसा कोई ज़रूरी चीज, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई लेट से तुम्हारे पास दो चार टॉफीज हो, लेट से कच्चा आम हो और ये है वो है ना। अगर तुम एक ही टॉफी लोगे तो ये टेबल बन सकती है कि लेट से हम कच्चा आम टॉफी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हमें पता है कि वो एक टॉफी भाई साहब आधे रुपए की है ना, मतलब कि 0.5 रुपीज़ की है वो, ठीक है, 50 पैसे की है इसका मतलब। तो अगर वो 50 पैसे की टॉफी है तो अगर मैं 4 लूंगा तो 2 आएंगी, 16 लूंगा तो 10, तो 8 आएंगी, 74 लूंगा 37 आएंगी, 115 लूंगा तो 57.5, इस टाइप से आएंगी, राइट। तो वो तो फिक्स है क्योंकि हमें यहाँ पर ये रेट पता है, इसको हम रेट बोलते हैं। अभी मैं आ रहा हूँ इस चीज़ पे। बेसिकली यहाँ पर वो चीज़ फिक्स्ड है, वो एम जो है वो फिक्स है, वो रेशियो यहाँ पर फिक्स है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये उल्टा होता, लेट से ऐसा होता कुछ, ए इक्वल्स टू एम बी का स्क्वायर, लेट से इस टाइप की रिलेशनशिप होती, तब ये रेशियो सेम नहीं आ पाता, किसी हालत में नहीं आ पाता। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इसी रिलेशन के हिसाब से निकालते हैं। लेट से बी जो है वो 16 है, नहीं चलो बी जो है 4 है, वो 4, ठीक है। मान लो एम जो है वो, बल्कि एम तो आ ही नहीं पाएगा, बल्कि हम तो सिंपल एक रिलेशनशिप ले रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो इसके लिए मेरा ए कितना आ गया, ए मेरा हो गया यहाँ पर 16 × 2 यानी कि 32 हो गया, ठीक है। अब मैं इसके ठीक एक आगे इस वैल्यू को ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेट से मैंने 5 डाल दिया इसके अंदर, 5 का स्क्वायर डाल दिया, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 50 हो गया, ठीक है। अगर अब मैं रेशियो निकालूं तो पहली वैल्यू क्या है मेरी, 32/4, ए ये है और बी ये है, राइट। और इस वाले केस में भाई 50 और /5, ये मेरा ए और ये मेरा बी। यू कैन क्लियरली सी ये कोई रेशियो सेम आएगा ही नहीं। ये तो रेशियो आ रहा है 10 का और इसमें क्या रेशियो आ रहा है 8 का, तो 8 और 10 तो बराबर होता ही नहीं है। तो ये ऐसा कभी होगा ही नहीं, लीनियर रिलेशनशिप के अलावा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों के रेशियो बराबर आ जाए, यानी कि चेंज सेम आ जाए, ठीक है। तो लीनियर रिलेशनशिप एक लॉती रिलेशनशिप है जहाँ पे ये होता है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे जो चेंज है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ एकदम सिस्टमैटिकली होती है एकदम, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये पैसों वाला एग्जांपल था, तो इसी से मैं क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज़ रेट। इससे तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा कि जो भी हमने एग्जांपल लिया कि इसमें जो ये जो हमने एम के बारे में बात करी थी, ये एम ही एक्चुअल में रेट है, दिस एम इज कॉल्ड रेट। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ऊपर टेबल में क्या लिखा था कि 4 टॉफीज भैया 2 रुपए की मिलेंगी तुम्हें, यानी कि एक टॉफी यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड ही आपके लीनियर रिलेशनशिप्स के अंदर होता है, हमेशा नहीं लगा सकते तुम उसको, ठीक है। तो एक टॉफी जो हो गई वो कितने की हो गई, 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि आधा रुपए। तो ये रेट है, ये हमारा रेट है, इसको हम बोलते हैं रेट, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसको इंग्लिश में अपने दिमाग में हम कैसे फिट करते हैं, 1 टॉफी इज ऑफ ₹0.5, या फिर हम इसको कैसे बोलते हैं कि 0.5 रुपीज पर यूनिट टॉफी। इसका क्या मतलब है, ये रेट की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि 0.5 रुपीज़ देने हैं तुम्हें पर यूनिट, यानी कि यूनिट मतलब होता है एक, तो पर यूनिट का मतलब हो गया एक टॉफी के लिए इतने रुपए देने हैं तेरे को, राइट। तो ये रेट है जो कि फिक्स है यहाँ पर, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी है, एक ऐसा रेशियो है रेट, जो कि हमें कभी कोई हमें दिक्कत होगी ही नहीं, सारा फ्यूचर प्रोडिक्शन हमारा रेट ही कर देगा। क्योंकि अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरा रेट कितना है, मेरा रेट है 0.5 रुपीज़ पर टॉफ़ी, ठीक है, पर टॉफ़ी, ये हमारा रेट है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ मेरे पास 40 टॉफ़ीज़ का ऑर्डर है, मेरे पास 40 टॉफ़ी चाहिए मेरे को, तो इस रेट के हिसाब से तुरंत मैं मल्टीप्लाई करके क्या बता सकता हूँ कि मुझे 20 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ फिक्स है, हर चीज़ एकदम सिस्टमैटिकली हो रही है, ठीक है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा रेट एकदम परफेक्टली फिक्स हो। कब नहीं हो सकता वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। पर तुम समझ रहे होगे इस बात को कि यहाँ पर बड़ी गजब की चीज़ ये हो रही है कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट सिस्टमैटिक सिमेट्रिकल सी कंडीशन यहाँ पे हमारी बन रही है, ठीक है। अब चलो ये तो रेट की बात हो गई, अब थोड़ा नुआंस डालते हैं, थोड़ा और चीज़ों को टफ टफ नहीं, मतलब थोड़ा और इसमें वेरिएशन डालते हैं। और अब एक नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, बहुत ही सटल डिफरेंस है दोनों के बीच में, रेट और रेट ऑफ चेंज में। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब तो आता है और कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे वाह भाई मजा आ गया, क्योंकि जो लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना डिफरेंशियल कैलकुलस, उनको ना स्टार्टिंग कराई जाती है डेरिवेटिव क्या होता है, वहाँ से डेरिवेटिव से वो सीधे स्लोप पढ़ाते हैं, बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्टफ। उसके बाद वो बहुत सारे फॉर्मुले डेराइव करवाते हैं टेंजेंट के, और उसके बाद फिर वो सीधे बोल देते हैं कि डेरिवेटिव जो है ना वो रेट भी होता है। कोई
वो नहीं देते, आइडिया नहीं देते, कुछ नहीं देते, और फिर वो रेट के क्वेश्चंस करवाते हैं, एओडी के क्वेश्चंस करवाते हैं, और वो बच्चों से हो ही नहीं पाते, या फिर होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ पाता है कि हम कर क्या रहे हैं, ये मतलब क्यों हो रहा है, इतना सुंदर मैजिक हो कैसे रहा है। मतलब अभी जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि डेरिवेटिव कितनी मैजिकल चीज़ है, तो वो तुम्हें यहाँ से समझ में आएगा। पता तो होना चाहिए रेट क्या होता है ना। अब तुम्हें क्लियर है कि रेट बेसिकली हमें पता है कोई भी चीज़ का पर यूनिट में क्या हिसाब किताब है ना। तो आई होप सो ये तरीका तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में, मैं हमेशा ऐसे मानता हूँ कि तुम्हें जीरो एकदम है ना, बिल्कुल खाली मैदान है, उसमें मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें डालूंगा, फिर उसमें मेरी बिल्डिंग बनेगी धीरे धीरे, पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर। कुछ लोग सीधे सीधे थर्ड या फोर्थ फ्लोर से शुरू करते हैं, और तब इस चक्कर में बेचारों की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। खैर, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज। तो लेट अस से ये तुम्हारा घर है, ठीक है, मैं नंबर लाइन पे तुम्हारा घर प्लॉट कर दिया एक तरीके से। ओके, क्या कलर यूज़ किया जाए, चलो वाइट ही सही है। तो तुम्हारा घर को मैंने ओरिजिन मान लिया जीरो, ठीक है। अब यहाँ से तुम अभी 1 किलोमीटर दूर आ गए हो अपने घर से, ये तुम अपने घर से 2 किलोमीटर दूर आ गए हो, या अपने तुम घर से 3 किलोमीटर दूर आ गए हो, ठीक है। तो मैंने तुम पे लेटर से यहाँ पे मैंने तुमसे फ़ोन करके पूछा, तो तुमने मुझे बताया कि मेरी पोजीशन इस टाइम पे क्या है, x1 इक्वल्स 3 किलोमीटर्स, यानी कि 3 किलोमीटर बोलते ही मैं समझ गया कि तुम अपने घर से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तो तुमने बताया कि मैं 7 किलोमीटर दूर हूँ, यानी कि मैं 7 किलोमीटर दूर हूँ अपने घर से। सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन, ठीक है। तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर एक नई क्वांटिटी हम बना सकते हैं, एंड दैट इज चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो ये पोजीशन और चेंज इन पोजीशन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। पोजीशन तो मैं बस ये बताती है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा एड्रेस है पोजीशन, पर चेंज इन पोजीशन क्या चीज़ है कि इन दो पोजीशंस के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो इसको मैथमेटिशियंस ने, अलग अलग कंट्रीज के मैथमेटिशियंस ने अलग अलग साइंस यूज करे हैं। किसी ने बोला ट्रायंगल एक्स, ठीक है, किसी ने बोला डेल्टा एक्स, किसी ने बोला डिफरेंस इन एक्स, ठीक है। डी एक्स का क्या मतलब होता है, डिफरेंस इन एक्स, ठीक है। ये अगर तुम्हें याद हो तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो यहाँ से आता है डेल्टा एक्स, ये आपका ट्रायंगल एक्स। और इन तीनों का ही क्या मतलब होता है, इन तीनों का क्या मतलब होता है, इन तीनों का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज x2 माइनस x1। सिंपल सिंपल। कुछ लोग शायद इसको देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे dx को देख करके, क्योंकि ना हमारा जो कैलकुलस होता है ना, उसमें इस dx को ना पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में पहले से ही, अपने दिमाग में वो अनाउंस कर लेते हैं कि जैसे ही मैंने ये dx बोल दिया यहाँ पर, वो मान के चलते हैं कि कोई बहुत ही छोटा सा चेंज हुआ है। पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये dx जो है ना वो 1 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बेवकूफ़ होते हैं जो उनको कंसेप्ट पता नहीं होता है, और फिर वो बच्चों को रटवाते हैं वो, ठीक है, कि dx जो है ना वो बहुत छोटा होता है एंड स्टफ लाइक दैट। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, dx जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है, क्योंकि इट इज सिंपली डिफरेंस इन x, सिंपल भाषा में बोला जाए तो, ठीक है। तो तुम जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, ट्राइंगल एक्स, डी एक्स, जो चाहो वो यूज़ कर लो। कई बार लोग इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं, चलो जो भी है, क्योंकि कई बार ये शायद ट्राइंगल को ऐसे देखा जाता है, वो नदी होती है ना, तो दो नदियों के बीच में एक ट्राइंगल टाइप का बन जाता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। सोशल साइंस में शायद पढ़ा, ज्योग्राफी में, तो वहाँ से उसको डेल्टा बोला जाता है। खैर, वो सैंड का डेल्टा होता है, मिट्टी का। खैर, तो जो भी है, मैं तो फिलहाल अभी डेल्टा एक्स बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि जैसे भी तुम समझ सकते हो। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, भाई तुम 7 किलोमीटर पे हो, तुम 3 किलोमीटर से आ रहे हो, यानी कि तुमने टोटल कितने डिस्टेंस का, तुम कितना, तुम्हारी पोजीशन में चेंज आ गया, 4 किलोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 4 किलोमीटर, और इस चेंज इन पोजीशन को लोगों ने डिफाइन कर रखा है एज डिस्टेंस। इसको उन्होंने बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू बी स्पेसिफिक। डिस्टेंस कुछ नहीं होता, डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है जो होता है, ठीक है ना। सपोज कि जब मैंने उसको पहली बार फ़ोन किया था लेटेस्ट से, तो उस टाइम पर लेटेस्ट से 11:15 हो रहे थे, AM है, 11:15 AM हो रहा था। और जब वो 7वें किलोमीटर पे था, तब मैंने जब उसे फ़ोन किया था, तब वो 11:55 AM पे था, है ना। लेटेस्ट से ये मेरा घर है, यहाँ पर उसको आना था, ठीक है। तो मैं उससे फ़ोन करके पूछा था, भाई तेरे तू अपने घर से कितनी दूर पहुँचा, तो उसने बोला मैं 3 किलोमीटर दूर हूँ, मैं 7 किलोमीटर दूर हूँ। वैसे ऐसे कोई बोलता नहीं है, पर समझाने के लिए तुम समझ गए, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास अब टाइम इंस्टेंट्स है, और हमारे पास पोजीशन के इंस्टेंट्स भी हैं। ओके, परफेक्ट। नाउ यू जस्ट सी कि मैं इनफैक्ट टाइम के लिए भी चेंज निकाल सकता हूँ ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं डेल्टा एक्स निकाल रहा हूँ, तो वो तो हमें समझ में आ गया कि दैट इज 4 किलोमीटर। सिमिलरली डेल्टा टाइम भी निकाल सकता हूँ मैं, और वो डिफरेंस कितना आएगा मेरा यहाँ पर, 40 मिनट्स, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे समझ में आया कि डेल्टा टी और डेल्टा एक्स जो है वो डिपेंडेंट है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि सोच के देखना, जितना ज़्यादा टाइम बाद में तेरे को फ़ोन करूंगा, या जितना टाइम इंटरवल में तेरे को दूंगा, है ना भाई, ये डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, ये हमारा टाइम इंस्टेंट होना, ये हमारा टाइम इंटरवल है, राइट। कि दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच की बात हो रही है, या फिर जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन, सिंपल भाषा में बोला जाए ड्यूरेशन, कि भाई 40 मिनट की बात है, 1 घंटे की बात है। पर अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 11:55 AM, सो दिस इज नॉट अ ड्यूरेशन। 11:55 AM जो है वो एक इंस्टेंट है, कि 11:55 हो रहा है भाई साहब इस टाइम पे, ठीक है। ये कोई वो थोड़ी है, कोई ड्यूरेशन थोड़ी है, कोई इंटरवल थोड़ी है ना। तो दिस इज द टाइम इंटरवल, और जितना मैं तुम्हें टाइम इंटरवल दूंगा, उतना ही डिस्टेंस में चेंज आएगा। भाई अगर मैं तुम्हें 1 घंटे बाद फ़ोन करता हूँ, तो शायद तुमने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, प्रोवाइडेड है कि तुम लौट के ना गए हो,
है ना, अगर तुम सीधे सीधे चल रहे हो तो डेफिनेट सी बात है कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम में सीधा सीधा रिलेशनशिप है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो है इनके बीच में। तो इट्स क्वाइट क्लियर दैट डेल्टा टी एंड डेल्टा एक्स आर डिपेंडेंट। सही है। तो किसी ने ऑब्जर्वेशन की, किसी ने ऑब्जर्वेशन करी, लेट से वो अपनी गाड़ी लेकर गया, ये एग्जांपल यहीं पे खत्म हो गया। ये तो मुझे बस समझाना था कि किसी भी क्वांटिटी और चेंज इन दैट क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, कि ये है वो क्वांटिटी और ये है वो चेंज इन दैट क्वांटिटी, राइट, पोजीशन एंड चेंज इन पोजीशन, टाइम एंड चेंज इन टाइम, राइट। सो आई थिंक सो मैं समझा पाया। और जिसको बहुत सिंपल लग रहा है ना, जिस जो जब कहीं पर पढ़ाया जाता है बहुत टफ हो जाता है ये चीज़ें। तो थैंक गॉड कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। नाउ फाइनली इस पे आते हैं कि लेटर से किसी ने ऑब्जर्वेशन ये करी कि बेसिकली लेटर से कि उसने ये बोला कि उसने अपनी गाड़ी निकाली, ठीक है, ये उसकी गाड़ी है, ऐसे करके बढ़िया गाड़ी है ना, ये जा रही थी। और लगभग लेटर से 3 बजे, 3 बजे उसने अपने गाड़ी के मीटर पे देखा और उस टाइम पर, एक मिनट, चलो ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि मानो वो उसने अपनी नई नई गाड़ी खरीदी है और उसका जो ओडोमीटर है जिस पर डिस्टेंस लिखा हुआ आता है ना, वो बिल्कुल जीरो है इस टाइम पर, या फिर उसने अपनी अपने घर पे ही थी और उसने वो पिन दबा दी है। तो वो पिन दबाने से क्या होता है ना, ओडोमीटर जो होता है ना, वो डिस्टेंस वाला जो मीटर होता है अपनी गाड़ी के अंदर, वो बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, ठीक है। तो वो जब अपने घर से निकला, घर से निकलने के बाद 3 बजे जब उसने चेक करा तो गाड़ी दिखा रही थी उस टाइम पे 30 किलोमीटर, यानी कि उसे अपने घर से निकले हुए 30 किलोमीटर हो चुके थे। उसके बाद 2 घंटे बाद यानी कि 5 बजे, यानी कि 5 बजे जब उसने देखा, तब तब उसका स्पीडोमीटर दिखा रहा था 150 किलोमीटर। यानी कि उसने इस 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 120 किलोमीटर। ये मैंने कैसे निकाला, 150 - 30, राइट, ये 30 था, तो 150 - 30, सो इट्स सिंपली 120 किलोमीटर्स। तो किसी ने लिख दिया कि चेंज इन डिस्टेंस कितना हो गया, 120 किलोमीटर। और इसको ये करने में चेंज इन टाइम यानी कि डेल्टा टी यानी कि टाइम इंटरवल यानी कि ड्यूरेशन कितना लगा, 2 घंटे। इसी तरह उसने अलग अलग इंस्टेंट्स पर ऐसा किया। तो 30 किलोमीटर जब ऐसे उसने कभी किया होगा तो 30 मिनट लगे उसको करने में, 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 1 घंटा लगा, 180 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसे 3 घंटे लगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल वही टेबल आ गई जैसे ऊपर टेबल बनाई थी ना मैंने, वो वाली क्या कहते हैं इसको, वही, अरे वही टॉफ़ी और पैसों वाली, उसी तरीके की टेबल है। और यहाँ पर भी मैं फिर से वही करने वाला हूँ, मैं फिर से यहाँ पर रेशियो लेने वाला हूँ। तो इवन हेयर इफ यू सी द रेशियो ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा टी, तो 120/2 30/30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा, सो 1/2, एंड 60/1 180/3, ये सब कुछ अगर तुम देखो तो ये सब आपका जो है 60 के बराबर ही तो है, ये सब कुछ 60 तो है, राइट। तो बेसिकली इनका रेशियो भी सेम आ गया है एंड दैट रेशियो, दैट गोल्डन रेशियो इज 60। नाउ व्हाट हैपेंस कि हम इसका एक रिलेशनशिप ये बना सकते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस जो है, जो चेंज इन डिस्टेंस है वो बेसिकली बराबर है 60 टाइम्स चेंज इन टाइम, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ चेंज इन डिस्टेंस यानी कि डेल्टा एक्स और चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया, डेल्टा टी को उधर ले जाओ तो 60 टाइम्स डेल्टा टी के बराबर हो गया, राइट। तो इसका फिजिकली क्या मतलब है, चलो ये बात तो समझ में आ गई, ये लिखा हुआ है, पर इसका फिजिकली क्या मतलब है कि इफ माई कार इज मूविंग फॉर 1 आवर देन इट हैज ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर्स। इसको हम रेट बोलते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज द स्पीड। बेसिकली एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये जो हमने आइडियल केस यहाँ पर कंसिडर कर लिया है, मेंटोस जिंदगी, ठीक है, मेंटोस जिंदगी हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली है कि मेरी जो गाड़ी है वो हमेशा किसी भी इंस्टेंट पे मैं देख लूँ, हमेशा वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। ऐसा मैंने मान लिया है कि हर बार ऐसा होगा, हर बार हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट ऑफ, मतलब ये तो आइडियल जिंदगी हो गई ना कि कभी कोई ब्रेक नहीं दबाया तुमने, एकदम बिल्कुल परफेक्ट तुम्हारी गाड़ी चले जा रही है, जैसे कौन सा हाईवे है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टोल प्लाजा नहीं पड़ा बीच में, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई सामने से नहीं आया कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से भाई साहब 1 घंटे में 60 किलोमीटर हमेशा ऐसा हो रहा था। तुम्हें पता है जो भी बंदा गाड़ी में बैठा है, बाइक पे बैठा है, स्कूटी में बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, उसको पता है कितनी बार ब्रेक लगाने पड़ते हैं, कितनी बार गाड़ी रोकनी पड़ती है, कुछ भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ मेंटोस जिंदगी। सो बस हाँ, लेकिन ये है कि हमें समझ में आ गया कि अगर ऐसा डेटा मेरे को दे रखा है तो इससे मुझे ये समझ में आया कि कभी भी अगर मैं ऐसा रेशियो ले रहा हूँ, जैसे ये तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिए तुम्हारे सामने, पर इसको दिखाने का मेरा आइडिया वही था जो मैंने सबसे ऊपर जो वो जनरल डेफिनेशन लिखी थी ना, कि अगर मैं कभी भी रेशियो ले रहा हूँ तो वो सेम ही आ रहा है, ठीक है, इस टाइप का रेशियो जो ले रहा हूँ वो मेरा यहाँ पर 60 के बराबर आ रहा है। तो एक लीनियर रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज में हो जाएगी, यानी कि ए इक्वल्स टू एम बी टाइप की चीज़ बैठ जाएगी। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, बस जो फर्क है वो इस बात का था कि इस बार जो रिलेशनशिप हुई है वो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी में हुई है, ठीक है। जैसे पहले तो ए इक्वल्स टू एम बी था, इस टाइम पे क्या हो गया कि ए का जो चेंज है यानी कि चेंज इन पोजीशन, फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स, यहाँ लिख देते हैं डेल्टा ए, और डेल्टा बी, इनके बीच में चेंज है, ठीक है। तो
चीज़ अभी भी वही है, इसको मैंने रेट बोला था यहाँ पर, और यहाँ पर अब ये जो एम होगा इसको मैं बोलूँगा रेट ऑफ चेंज, दैट इज द डिफरेंस। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा नोटेशनल डिफरेंस हो गया, ठीक है, फीलिंग का डिफरेंस हो गया कि यहाँ पर हम अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि पोजीशन और टाइम के बीच में क्या है, तो यार उसका तो कोई सेंस ही नहीं बना, क्योंकि किसी टाइम इंस्टेंट पे तो मैं बस पोजीशन बता सकता हूँ और तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, पर चेंज इन टाइम में चेंज इन डिस्टेंस ये एक बहुत सही चीज़ बैठ सकती है, राइट। सो दैट्स द थिंग कि इसको हम लिखते कैसे हैं। अब ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो तुम्हारे सामने आया है, इसको मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, क्या बोलता हूँ मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज 60, या फिर इसको सही भाषा में ऐसे बोला जाता है, चेंज सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज 60, ठीक है। यानी कि मेरा जो डिस्टेंस में चेंज होने का जो रेट है टाइम के साथ वो 60 है। सिंपल भाषा में मेरी गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, यानी कि 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मेरे को 1 घंटा चाहिए, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में जब भी हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम चीज़ें खेल रहे होते हैं, तो उस केस में हम इस वाले रेट को, इस 60 को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं या वेलोसिटी बोलते हैं, अगर डायरेक्शन भी डाल दो तो फिजिक्स में हम ऐसा करते हैं। पर ऑब्वियसली हर रेट को हम लोग स्पीड और वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, बस डिस्टेंस और टाइम वाले के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूँ तो वो वेलोसिटी हो जाएगा, चीज़ वही है, अभी सेम चीज़ है, ठीक है ना। चेंज इन डिस्टेंस इक्वल्स टू 60 इंटू चेंज इन टाइम, ये आया था मेरे पास। सो यहाँ से आ गया डेल्टा एस इक्वल्स टू 60 इंटू डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू 60। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 150 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, तो ये तो मेरा डेल्टा एस हो गया, ठीक है। और डेल्टा टी क्या था, 5 PM माइनस 3 PM, तो यहाँ से मुझे मिला 2 घंटे, यहाँ से मुझे मिला 120, तो इसको डिवाइड किया मैंने तो मुझे मिल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आई होप सो कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि बेसिकली तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ जो दिमाग में सबकॉन्शियसली दिमाग में बैठ रही है वो ये है कि कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज या कांस्टेंट रेट क्या होता है, कि हमेशा मतलब हमेशा एक, बस मुझे एक कोई मैजिकल सी फिगर चाहिए, दैट इज फॉर एग्जांपल जैसे पहले वाले एग्जांपल में थी 0.5 रुपीज़ पर टॉफ़ी, ठीक है, और इस वाले एग्जांपल में क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप मुझे ये जानना है कि मेरे को लेटेस्ट से 360 किलोमीटर्स मुझे जाना है, 360 किलोमीटर्स, तो मुझे अगर अपना ये कांस्टेंट रेट पता है, तो अब मुझे ये पता है कि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 308 आ जाएगा, इधर 6 घंटे हो जाएगा, यानी कि मुझे 6 घंटे लगेंगे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, मुझे पता है, फॉर श्योर है, बिल्कुल डन है बात, ये ऐसा होगा ही होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द मैजिकल पार, है ना, कि ये बहुत बड़ा मैजिक है, क्योंकि मशीन्स के लिए और हर एक के लिए जब मुझे कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो हर बार मैं एक्सपेरिमेंट रन करके नहीं देखता हूँ, मैं अपने कॉपी पेन में ही लगा के बैठ जाता हूँ कि हाँ यार मेरे को इतना टाइम लगेगा, या अगर मुझे कोई फ़ोन करके बोलेगा कि मेरे को इतना ये काम कराना है तो मैं बोल दूंगा हाँ भाई 6 घंटे लगेंगे। किसी ने बोल दिया मेरे को 50 टॉफ़ी ला के दे, तो ये तो तुम्हें पता है, तुम आज की सिंपल सी जिंदगी में ये सब यूज़ करते हैं। अगर मुझे पता है कि यार आधे रुपए की टॉफ़ी है ना, तो मैं सीधे बताऊंगा ना 50 टॉफ़ी 25 रुपये दो मेरे को, कोई ये थोड़ी ना कि मैं पहले से तुमसे 5 रुपये लेकर जाऊंगा। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी, ठीक है। पर तुम्हें भी पता है कि ये बहुत हद तक एक मेंटोस जिंदगी है, एक बहुत हद तक एक फेक रियलिटी है, क्योंकि गाड़ी जो है वो कभी भी इस स्पीड में नहीं चलेगी, वो अलग अलग स्पीड में चलेगी, पर उस पर हम बाद में आएंगे। एक्चुअल में वो जो मैजिकल फिगर जो रियल जिंदगी के लिए हमें चाहिए उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप सो थोड़ा सा अपने दिमाग में तुम्हारे साइड हो रहा होगा, पर अभी उसको हम मिस्ट्री रखते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे उसको। पर अभी इसी पे थोड़ा मुझे और बताना है तुमको कि ये जो मैजिकल फिगर्स हैं इससे हमारा को क्या फ़ायदा होता है, जिससे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए। मैं दूसरी क्वांटिटी के बारे में बता सकता हूँ। तो इन जनरल मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, यहाँ पर था चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि डिस्टेंस, है ना, कि चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, मैंने ऊपर गलत लिख दिया लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि डिस्टेंस, तो रेट ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, रेट ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पर यूनिट एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा देखने में अजीब लगता है एकदम से जब लिखा जाता है, पर इसका सीधा सीधा मतलब वही है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसको हम थोड़ी देर के लिए m बोल सकते हैं, ठीक है। और सिंपल यूनिटरी मेथड से ही निकलता है ये वाला भी, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सीधी भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो मैं ऐसे बोलूँगा कोई भी एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी है y, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं y में कभी भी चेंज करता हूँ, लेटर से मेरी y इस टाइम पे है y1, ठीक है, और अचानक से अब वो थोड़े मतलब जैसे मैंने, और उस टाइम पर मेरा x जो है वो है x1, ठीक है, फिर जब x1 से वो हो जाता है x2 तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा y1 जो है वो हो जाता है y2, यानी कि डेल्टा x जो था वो कितना था, डेल्टा x कितना था भाई, x2 माइनस x1 था, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो डेल्टा y था वो कितना हो गया, y2 माइनस y1, यानी कि जब मैंने x को इतना बढ़ाया तो मेरा y इतना बढ़ गया। तो अगर x को मैं 1 यूनिट बढ़ाऊंगा, अगर मैं x को 1 यूनिट बढ़ाऊंगा तो मेरा y कितना बढ़ेगा, बाय यूनिटरी मेथड हम सिंपल डिवाइड कर देंगे दोनों को, राइट, यूनिटरी मेथड है भैया ये तो,
सीधी सी बात है भाई, यूनिटी मेथड। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ लिखी हुई है कि अगर मैं एक यूनिट एक्स में चेंज लाता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज होगा भाई साहब, इतना चेंज होगा। ठीक है, आई होप सो इतना डीप में कोई नहीं समझा रहा भाई। ठीक है, मतलब सब लिख देते हैं सीधे सीधे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ये जो होता है वो ये होता है। जाके दिखा दो अगर एक भी बुक मिल जाए जो कि तुमसे इतनी सिंपल सी बात पे बात करे, यूनिटरी मेथड से तुम्हें एक चीज़ समझाए कि रेट ऑफ चेंज जो होती है वो बेटा ये होती है। ठीक है, तो वो मेरी आदत नहीं है कि मैं सीधे लिख दूँ, मुझसे लिख ही नहीं मिलता ये, मैं ऐसे डायरेक्टली कैसे लिख दूंगा। ये इतना भी कोई इंट्यूटिव चीज़ नहीं है कि बच्चा एकदम से मान जाता है कि हाँ यार ये तो ऐसा तो होता ही है ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही तो होता है रेट। मैंने कहा मैं कैसे मान लूंगा, मैं तो ऐसे बताऊंगा कि डेल्टा एक्स चेंज जब आता है एक्स में उसके कोरिस्पॉन्डिंग डेल्टा वाई चेंज आता है वाई में। तो अगर एक यूनिट चेंज लाना है एक्स में तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेंज लाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द यूनिटरी मेथड, सिंपल। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, जिसको मैंने बोला ये m के बराबर है, इसमें मान लेते हैं कि y2 और x2 जो है वो वेरिएबल है। लेटर से मैं उनको y और x से रिप्लेस कर देता हूँ। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि वो वेरिएबल है। मतलब क्या था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करें तो मैंने यहाँ क्या बोला है 150 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर 5 PM माइनस 3 PM। लेटर से यहाँ पर ये जो है ना ये कॉन्स्टेंट्स ना हो, यहाँ पे मुझे पता नहीं है क्या है, ये मैं इसको y मान लेता हूँ, इसको x बोल देता हूँ। मतलब समझे, मतलब कि मुझे ये पता ही नहीं कि मैं कौन से टाइम पर चेक कर रहा हूँ। लेटर से हो सकता है मैं 6 बजे चेक करूँ, या हो सकता है मैं 5 बजे चेक करूँ, या हो सकता है मैं 4:30 बजे चेक करूँ। उसके कोरिस्पॉन्डिंग मेरे को वाई भी पता होना चाहिए कि वो हो सकता है उस टाइम पे 150 किलोमीटर है। ठीक है, या फिर 100 सॉरी तो हो सकता है 210 किलोमीटर आए। तो वो मेरे को पता नहीं है, वो मेरे को पता नहीं है, वो मैंने वेरिएबल छोड़ दिया है अभी के लिए। ठीक है, सच दैट की एक फंक्शन टाइप की एक चीज़ बन पाए, एक एक इक्वेजन टाइप की चीज़ बन पाए। अगर मैं वेरिएबल बनाऊंगा तो ये फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि इससे होगा क्या ना कि मैं हर उसके लिए चेंज निकाल सकता हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी तो मैं खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वाई और एक्स कर दिया, ऐसे लिख दिया इस चीज़ को। अब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, मैं इसको इधर ले गया तो ये ऐसा बन गया। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो वाई और ये एम एक्स है तो एम एक्स को मैं इधर ले आया, वाई माइनस एम एक्स इक्वल्स टू वाई वन को इधर ले गया, तो ये हमारा फाइनल चीज़ बन गई। अब वाई वन और एक्स वन ये तो फिक्स्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों फिक्स्ड नंबर्स हैं कोई। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को मैंने क्या बोल दिया, कोई कांस्टेंट सी मान लिया मैंने इसको। तो ये बन गया वाई माइनस एम एक्स इक्वल्स टू सी। यानी कि अगर मैं लेटर से मेरा एम जो है वो लेटर से चलो 3/2 हो जाए, तो 3/2 अगर तुम इसमें डालोगे तो एलसीएम लेने की वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली जनरल सेंस में अगर मैं देखूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन, राइट। सिंपल सिंपल एकदम सिस्टमैटिकली मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ, कोई भी मैंने धोखेबाजी कुछ नहीं करा तुम्हारे सामने, एकदम सिस्टमैटिकली हम यहाँ पर तुम्हारे सामने लेकर आए कि कभी भी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तुम निकाल रहे हो तो उसमें इस टाइप की इक्वेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब बहुत साल पहले ही रेने डिकार्ट, मतलब अभी ऑब्वियसली अभी मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब डिफरेंशियल कैलकुलस बना ही नहीं है, ऐसे मानो डिफरेंशियल कैलकुलस बना ही नहीं है अभी। ठीक है, तो उस टाइम पर लगभग 1600 की बात हो रही है, लगभग 1600, सही है ना, 1600 के आसपास एक मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्ट। ठीक है, इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था ऑब्वियसली। तो इन्होंने ये बहुत टाइम पहले ही प्रूव कर दिया था, 1600-1700 के आसपास ही, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उस टाइम पर इन्होंने प्रूव कर दिया था ये चीज़ that any linear equation represents a straight line on the coordinate axis. So the rate of change of y with respect to x represents a straight line, क्योंकि rate of change of y with respect to x ये तो इस इक्वेशन के बराबर है, और ये जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इस बात का प्रूफ है। ठीक है, ये ऐसे मत मान लिया करो, तुम्हारे टीचर लोग तुमसे बोल देते हैं कि बेटा लीनियर इक्वेशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन करती है। मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ, हाउ कैन आई अज्यूम दैट, राइट। मैं तो नहीं मान रहा, मुझे प्रूव करो। ठीक है, तो इसका पूरा प्रूफ एग्जिस्ट करता है, कोई भी टीचर होगा तो वो ज़रूर पढ़ाएगा तुमको अगर ढंग का होगा तो। ठीक है, मैं अगर मुझसे पढ़ोगे तो ऑब्वियसली होगा ही होगा उसमें। बाकी शायद एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, आर डी शर्मा में है, बहुत बेसिक प्रूफ है, तुम सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है, वरना मान लो अभी के लिए और क्या है कि बेसिकली कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ये कितना मस्त प्रूफ है, एक एल्जेब्रिक चीज़ जो है उसका कोई प्रूफ दे सकता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है इस चीज़ का, कैसे उन्होंने प्रूव किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहा पर कोऑर्डिनेट पे समझाऊंगा बहुत अच्छे से, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका, और जो लोग पढ़ते हुए आए होंगे उनको तो सब पता ही है। सो दैट्स नाइस। सो अब हम इस आइडिया में और डीप जाएंगे, लेट्स गो डीप इनटू दिस कि बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का क्या लेना देना है ना, एक स्ट्रेट लाइन का इस बात से क्या लेना देना है। और बेसिकली ये जो मैंने तुमसे अभी बोला था कि y2 और x2 को वेरिएबल मान लो, इसको भी मैं स्ट्रेट लाइन से ही समझा सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कि मैंने एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पर। सो समझते हैं इस चीज़ को।